चलिए, रिकॉर्डिंग आरंभ हो गई है। अब मैं प्रोग्राम को आरंभ कर रहा हूँ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारी वातायन की वर्चुअल साप्ताहिक संगोष्ठी में। ये 51वां सप्ताह है, 51st वीक। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हम लोग ये वर्चुअल संगोष्ठियों के माध्यम से वातायन के मंच पर अक्सर ऐसे बहुत से लेखकों साहित्यकारों को याद करते रहे हैं जो हमारे बीच नहीं हैं। बहुत से नवोदित रचनाकार आए हैं इस मंच पर। बहुत से संगोष्ठियों गोष्ठियों के आयोजन हुए हैं और संवाद के कार्यक्रम हुए हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि इस संवाद की श्रृंखला में हम बातचीत करेंगे प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी जी से। पुष्पिता अवस्थी जी एक बड़ा जाना पहचाना नाम है। जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं और वैश्विक हिंदी साहित्य की बात करते हैं, एक ऐसी लेखिका जो बहुत गंभीर रूप से, और शायद गिने चुने ऐसे लेखक हैं विश्व में जो हिंदी साहित्य को भारत से बाहर हिंदी साहित्य में इतना गहन और इतना गंभीर लेखन कर रहे हैं। और पुष्पिता जी तो दयानी कितनी विधाओं में लेखन कर रही हैं और सक्रिय रूप से आपका लेखन चल रहा है। आप काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय के वसंत महाविद्यालय में तकरीबन 20 वर्षों तक आपने हिंदी वहाँ वहाँ पर हिंदी विभागाध्यक्ष रही हैं और साथ में आपने भारतीय संस्कृति के ऊपर भी बहुत काम किया है। पुष्पिता जी को किसी एक सीमा में बांध के रख पाना या उनका परिचय दे पाना बहुत मुश्किल है। वो एक यायावर, कवि, लेखक, अध्यापक, संपादक, प्रोफेसर और डिप्लोमेट के रूप में अपनी भूमिका बहुत श्रेष्ठ तरीके से करती रही हैं और अभी भी कर रही हैं। बात चाहे संपादन की हो, अनुवाद की हो, वृत्तचित्र या टेलीफिल्म्स के निर्माण और पटकथा लेखन में आपका योगदान रहा हो, विश्व में भारतीय संस्कृति के प्रचार में आपका योगदान, सूरीनाम में के भारतीय दूतावास में आप प्रथम सचिव रही हैं, उस रूप में आपने वहाँ पर हिंदी के पठन पाठन का भी काम किया है। 7वें विश्व हिंदी सम्मेलन की आप संयोजिका थी और 50 से अधिक पुस्तकों की आप रचयिता हैं। और ये पुस्तकें भी आलोचना के क्षेत्र में कहानी, उपन्यास, साक्षात्कार, निबंध, संपादन, कई पत्रिकाओं के और डायरी, आपकी नीदरलैंड डायरी बहुत प्रभाव छोड़ा उसने। और कैरिबियाई देशों में हिंदी शिक्षण के ऊपर भी आपने बहुत काम किया है। ऐसी पुष्पिता अवस्थी जी आज हमारे बीच हैं और इनका पूरा संपूर्ण परिचय देने के लिए तो मुझे लगता है कि हमें अलग से एक सत्र रखना पड़ सकता है, लेकिन आज उसका अवसर नहीं है। हम पुष्पिता जी से ही बात करेंगे। और पुष्पिता जी से मेरी मुलाकात व्यक्तिगत रूप से 1999 के विश्व हिंदी सम्मेलन में हुई थी। और तब मुझे याद है पुष्पिता जी ने जो एक विषय रखा था और उस पर शायद बातचीत भी की थी सम्मेलन में कि हिंदी साहित्य के वैश्वीकरण के ऊपर किस प्रकार से काम किया जाना चाहिए, और एक अपना दृष्टिकोण रखती हैं पुष्पिता जी। मैं वहीं से बात उठाता हूँ पुष्पिता जी, क्योंकि 99 में हम लोग मिले थे, तब आप भारत से आई थी और उसके बाद 2000 या 2001 में आप सूरीनाम चली गई थी प्रथम सचिव के रूप में। और वहाँ पर आपने हिंदी का जब जहाँ से कहा जाता है वैश्विक स्तर पर आपने अपनी एक यात्रा शुरू की हिंदी साहित्य को लेकर। तो आप जब सूरीनाम पहुंची तो आपको क्या लगता है कि आपको किस तरह से एक एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आप हिंदी साहित्य को वैश्विक स्तर पर जो आप करना चाहती हैं, और कहाँ से आपने शुरुआत की? पुष्पिता जी, आप म्यूट है, आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सभी मित्रों, हम लोग सभी समान धर्मा मित्र हैं और आज संवाद के दौरान एक दूसरे का दर्शन भी कर रहे हैं। जैसा कि कहा पद्मेश जी ने, वो तो सौभाग्य के क्षण होते हैं जब हम लोग मुलाकात करते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि ये मुलाकात उस दिन से नहीं हुई है, बहुत पहले से है। जब से हम साहित्य से जुड़े हैं, संस्कृति से जुड़े हैं, तब से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे तो मेरा जन्म कानपुर में हुआ, उत्तर प्रदेश में, लेकिन मेरे जीवन का जन्म काशी में हुआ और कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में वहां मेरी पढ़ाई लिखाई हुई।
तो जे कृष्णमूर्ति जी को मैंने बचपन से सुना और उनको सुनते हुए मेरी समझ विकसित हुई। क्योंकि हर वर्ष वहां पब्लिक गैदरिंग होती थी जिसमें विश्व भर के लोग एकत्रित होते थे, तो विश्व को देखने की आदत आंखों को बहुत पहले से पड़ गई थी और विश्व को समझने की दृष्टि कृष्णमूर्ति जी के भाषण को सुनते हुए ये सौभाग्य मिला। और वहीं परिसर में गंगा के तट पर सर्वोदय और गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज था, तो वो सर्वोदय का प्रकाशन विभाग, वहां विनोबा जी का आना और सर्वोदय का सारा जो परिसर है वो अंत्योदय और सर्वोदय की भावना, जयप्रकाश जी का आना, प्रभावती जी का आना और इन लोगों के साथ एक संवाद की स्थिति। तो मेरा बचपन या किशोरावस्था और युवा अवस्था तक मेरी समझ एक वैश्विक परिदृश्य में परिणत हो रही थी और एक अपनी तरह की आत्मनिर्भरता, वैचारिक आत्मनिर्भरता मैं अपने भीतर अनुभव कर रही थी। इसी क्रम में मुझे साहित्यकारों का भी संबल मिला, जिसमें कि अमृत राय जी से वर्षों उनका स्नेह, उनका विश्वास और उनके अनुभव जो प्रेमचंद जी के साथ और शिवरानी जी के साथ रहे वो सुनने को मिले। और अमृत राय जी किस तरह से वैश्विक व्यक्तित्व थे, ये हमारे साहित्य का दुर्भाग्य है कि प्रेमचंद जी की वजह से अमृत राय जी का कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों हाशिए पर चला गया। और अगर उनको ध्यान में रखा जाता तो मुझे लगता है कि हमारे साहित्य की धारा एक दूसरे उसमें होती। फिर शिव प्रसाद जी और श्रीलाल शुक्ल जी, इन लोगों पर हमने फिल्में भी बनाई, और विद्यानिवास मिश्र जी। इन लोगों के नाम का उल्लेख करना इसलिए मैं आवश्यक समझती हूँ कि मेरी जो समझदारी में जो कशीदाकारी है वो इन लोगों की संगत से मुझे प्राप्त हुई है। मेरी समझ में, मेरे जीवन में और मेरे संघर्षों में जिन लोगों ने शक्ति के रूप में मेरे साथ रहे, और मैं हमेशा अपने संघर्ष के और निराशा के क्षणों में इन लोगों के संघर्षों को याद करती थी और एक विश्वास अनुभव होता था। इन लोगों के नाम का उल्लेख, क्योंकि इनसे मेरा जीवन बना है और इन्होंने मेरी वैचारिकता बनाई है, जिस वजह से विश्व में भारतीय संस्कृति का जो प्रभाव है, या आज विश्व भारतीय संस्कृति से ही बना हुआ है, लेकिन अगर दूसरे देशों की जो केचुल है उसको हम उतार दें, मैं केचुल शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, उसको ध्यान में रखना होगा क्योंकि कोई भी आवरण कहा जा सकता था। तो जब मैं सूरीनाम पहुंची, वहां 42% हिंदुस्तानियों का समुदाय और उनके मुंह से हिंदुस्तानी बोली, जो भोजपुरी, अवधी, मैथिली, इन सब से हिंदी भाषा परिवार से मिलकर बनी। तो मुझे लगा कि 14,000 किलोमीटर दूर इस देश में जिस तरह से भारतीयता जीवित है और इन हिंदुस्तानियों में 5 पीढ़ियों के बावजूद वो भारतीयता यथावत है, तो इससे मुझे इस अपनी भारतीयता का जो गुणसूत्र है, जो जेनेटिक कोड है, उस पर बहुत गहरा विश्वास बना। और इसके साथ साथ अपने जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, अपने जो जिन्हें की धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है, लेकिन मैं उन्हें साहित्यिक ग्रंथ कहती हूँ, क्योंकि उसी परंपरा में सूरदास ने लिखा, उसी परंपरा में तुलसीदास जी ने लिखा, और ये सारे हमारे भक्ति काल के स्वर्ण युग के महाकवि हैं। तो मुझे लगता है कि जिसे हम धार्मिक साहित्य कहते हैं वो वस्तुतः हृदय का साहित्य है, मन का साहित्य है। इसलिए इतने वर्षों विदेश में रहने पर भी वहां हर शनिवार इतवार को मंदिरों में लोग एकत्रित होते हैं, राम भजन होते हैं, और जिस तरह से हम लोग कैलेंडर देखते हैं, कैलेंडर में जो तिथियां रहती हैं कि आज प्रतिपदा है, आज अमावस्या है, आज एकादशी है, तो हनुमान जयंती है,
तो इन सबका तिथिवार वहां पालन होता है, जो कि भारत में भी मुझे उस तरह से देखने को नहीं मिला। यद्यपि गांव में जन्म हुआ है, गांव में था, लेकिन शहर में आने के बाद और जैसे जैसे मैं बौद्धिक समाज के बीच में मेरा बैठना उठना बढ़ने लगा, तो मैं इस जिसे कि ग्रामीण संस्कृति कहते हैं, वो वस्तुतः भारतीयता का सूंधापन है, जिसे कि ग्रामीण कह के हम हाशिए पर डालते हैं, लेकिन विदेश में बसे हिंदुस्तानियों की वो शक्ति है। और हम प्रवासी भारतीय भी ये अनुभव कर सकते हैं कि भारत को किस तरह से हम लोग भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। जी पुष्पिता जी, तो अगर सूरीनाम पहुंची तो ये जो विचार हैं, जो संस्कार हैं, आपने अपने गुरुओं से लिए और उन विचारों को आत्मसात करना, जीवन में उसे उतारना और फिर उसका प्रचार करना, तो ये संस्कारों के ऊपर डबल संस्कार जिस प्रकार से मिलते हैं वो आपको मिले। लेकिन जब आप सूरीनाम पहुंची तो आपने ऐसे कौन से कार्य वहां पर किए कि जो आपको लगा कि हिंदी साहित्य या भारतीयता की वैश्वीकरण में आप कुछ कर सकती हैं, आपने वो योगदान दिया, कुछ उसका विवरण बताइए। जब मैं सूरीनाम पहुंची तो वहां के लोगों को भारतीय परिधान में और हिंदुस्तानी बोली में, जब पहला कार्यक्रम वहां हुआ तो एक हिंदुस्तानी स्त्री आई और वो मेरे कंधे पे हाथ रख के उन्होंने कहा कि ए बहनी, तू हिंदुस्तानी बतिया सके है? तो मुझे लगा, बहुत संकोच से कहा, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तो कानपुर की हूँ, अवधी मेरी भाषा है। उन्होंने कहा यहाँ इंडियन एम्बेसी में जो आवे हैं सब अंग्रेजी बतिया है, कौनो हिंदी ना बतिया है, तो हम लोग दूरी बना के रहेगा। और वो अपन न लागे और ये ना समझ में आवे है काहे ये सब इंडिया बोले हैं अपन के, अरे हिंदुस्तानी बोलो, भारत बोलो। उनके इस संदेश में उनकी पीड़ा व्यक्त हुई। फिर मैंने जब खोज शुरू की कि यहाँ से कोई पत्रिका निकलती है या यहाँ का साहित्य कोई प्रकाशित हुआ है, और इससे पहले जब मैंने सूरीनाम जाने का निर्णय लिया तो मैंने सोचा कि उस देश में जाने से पहले मुझे सूरीनाम देश के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो पद्मेश जी, मुझे कोई पुस्तक नहीं मिली सूरीनाम पर। एक दुकान में किताब मिली लैटिन अमेरिका के नाम पर, और लैटिन अमेरिका के बारे में था, उसी में सूरीनाम के बारे में 1.5 पेज था जो भौगोलिक विवरण था। मुझे लगा कि जिस देश में 42% हिंदुस्तानी रहते हैं और हिंदुस्तानी भाषा में अपनी बात कहते हैं, जैसे कि वो सरनामी कहने लगे, उसका भी कारण था। तो मुझे लगा कि इस देश पर मुझे काम करना चाहिए और उस भारतीय संस्कृति के लिए उनका जो सांस्कृतिक प्रेम है उसे भारत तक पहुंचाना चाहिए। और इस क्रम में जो मेरा सुबह का समय होता था दूतावास जाने से पहले और दूतावास के बाद का, तो मैं लोगों के घरों में एक पारिवारिक रिश्ता, कोई बुआ तो कोई फूफा तो कोई भाई तो कोई मामी, सबसे रिश्ते बनाए और उन लोगों की हस्तलिखित में मैंने रचनाएं इकट्ठा की जो कि अधिकांश रोमन में लिखते थे, क्योंकि सरनामी भाषा बोलते तो हिंदुस्तानी है लेकिन लिखते रोमन में है। उसका कारण ये है कि किसान मजदूर जो गए उनके पास लिपि नहीं थी, तो जब वो अपनी बात कहते थे तो डचेस उनकी बात रोमन स्क्रिप्ट में लिखते थे। तो मैंने हिंदुस्तानी भाषा को लिपि डचेस ने रोमन लिखी तो उन्होंने सोचा कि यही हमारी लिपि है, और इस तरह से रोमन लिपि सरनामी भाषा की लिपि के रूप में वहां स्थापित हो गई। और आज भी यहाँ लाइडेन विश्वविद्यालय में सरनामी भाषा विभाग है, और वो देखिए सरनामी को बोली नहीं कहते हैं, सूरीनाम के हिंदुस्तानी सरनामी को भाषा कहते हैं। जब भी मैंने बोली कहा तो उन्होंने थोड़ा सा कड़ी आंखें करके मुझे देखा कि ना ये हमारी भाषा बा, ये हम बोली कैसे बोल सके है। तो इस क्रम में सब जगह से मैंने सामग्री एकत्रित की, उस रोमन लिपि को देवनागरी में किया। फिर लगा कि अगर ऐसा ही इसको हम परोसेंगे भारत में तो लोग शायद उतना सम्मान न देखें, तो उसका हमने
हिंदी रूप भी उसको प्रदान किया जो होना चाहिए। और इस तरह से जब सूरीनाम का में 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ तो 3 किताबें 2003 में लोकार्पित हुई, जिनका नाम था कविता सूरीनाम, कथा सूरीनाम और सूरीनाम, जिसमें सूरीनाम देश पर लिखे हुए लेख थे। इसके साथ साथ मैंने सोचा कि जब विश्व हिंदी सम्मेलन होना है तो 2 कारण से मैंने विश्व हिंदी सम्मेलन सूरीनाम में होने के लिए संकल्प लिया कि इसको करवाना होगा। एक तो ये कि जो भारत से आई हुई पुरानी पीढ़ी थी, अगर वो दिवंगत हो जाएगी तब फिर विश्व हिंदी सम्मेलन सूरीनाम में होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको लगाव है और उनके सामने होने से जो नई पीढ़ी है वो हिंदी के प्रति अपने प्रेम को देख सकेगी, हिंदी की शक्ति को देख सकेगी जब विश्व भर के वहां रचनाकार एकत्रित होंगे। तो पुष्पिता जी, आपने जब सूरीनाम में जो भी आपका प्रवास रहा, उस दौरान आपने सूरीनाम के ऊपर, कैरेबियन देशों के ऊपर काफी कुछ काम किया और आपने एक योगदान दिया हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में, जिसमें वहाँ की बातें लोगों तक पहुंची। और इसके अलावा आप ने विश्व में भ्रमण बहुत किया है, बहुत से देशों में गई हैं, और जितना मैंने आपको सुना और जाना है, आप जहाँ-जहाँ जाती हैं वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति का अध्ययन भी करती हैं और तुलनात्मक अध्ययन भी करती हैं कहीं न कहीं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो हिंदी भाषा का जो साहित्यिक अभियान है, उसको वैश्विक व्यापकता प्रदान करने की ऐसी क्या आवश्यकता है? जबकि दुनिया में दुनिया भर के देशों में अपने बहुत से साहित्य हैं और बहुत सी संस्कृतियाँ हैं, तो क्या महत्व है आपको लगता है हमारी भारतीय साहित्य में? जी, पद्मेश जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं चीन और पाकिस्तान को छोड़ के दुनिया के सभी देशों में भ्रमण किया है और काफी समय लेकर के मैं वहां रही। तो एक तो उस देश में जो प्रवासी भारतीय रहते हैं उनसे मुलाकात, भारतवंशियों से मुलाकात, और विदेश में रहने पर भी वो किस तरह से हिंदुस्तानी संस्कृति और हिंदुस्तानी भाषा से के प्रति समर्पण है, इसने मुझे हमेशा आकर्षित और सम्मोहित किया। जब मैं सूरीनाम गई तो मैंने वहां जब लोगों को देखा हिंदुस्तानी आचरण में और संस्कृति में जीवन जीते हुए, तो मुझे लगा कि भारतवर्ष में तो सब विदेशी बने जा रहे हैं, विदेशी संस्कृति का प्रभाव है, और ये विदेशी संस्कृति के बीच रहते हुए भी भारतीय बने हुए हैं। तो ऐसा क्यों है? आखिर डचस कोलोनाइजर ने इन्हें अपनी संस्कृति क्यों नहीं सिखाई? फिर नीदरलैंड में आने के बाद पद्मेश जी मुझे लगा कि डचस की या यूरोपीय कल्चर की या विश्व के देश, दूसरे देशों की अपनी कोई संस्कृति ही नहीं। मैं संस्कृति शब्द का गहरे अर्थों में प्रयोग कर रही हूँ। जिस तरह से हमारे यहाँ 5000 साल से भी अधिक वेद से हमारे यहाँ की संस्कृति शुरू होती है और आज तक है, इन देशों के पास नहीं है। इसीलिए विश्व में मुझे लगा कि हिंदी बहुत महत्वपूर्ण भाषा है, और इस हिंदी का विकास और प्रचार प्रसार, जब ये कहा जाता है हिंदी विश्व की दूसरी और तीसरी भाषा है, तो उसमें प्रवासी भारतीयों का और भारतवंशियों की जो 5 पीढ़ियां हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि भारतवर्ष में तो हिंदी का प्रचार विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय पढ़ने में लोग करते हैं, लेकिन उनके जीवन की भाषा अंग्रेजियत अभी भी बनी हुई है और संस्कृति भी बनी हुई है। लेकिन विदेशों में इसके ठीक विपरीत मैंने देखा। तो मुझे लगा, और भारतीय संस्कृति की जो अपनी शक्ति है, जो ताकत है, जो मन, मानस और आत्मा के साथ एक साथ जोड़ती है, अब उसकी जरूरत पूरे विश्व को है। पूरे विश्व में मुझे लगता है कि अब इस संस्कृति के बिना, और मैं कहती भी हूं अपने व्याख्यान में कि जिसे आज मैं भारतीय संस्कृति कहकर व्याख्यायित कर रही हूँ, वस्तुतः कुछ दिन बाद ये भारतीय शब्द हट जाएगा, यही विश्व संस्कृति होगी, क्योंकि इसी में मनुष्यता है और मानवता को बचाए रखने के सारे उपाय हैं, सारे रास्ते हैं, पूरी आत्मीयता के साथ। जी पद्मेश जी, मैं समझता हूँ विश्व में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी इस बात से समानता रखते हैं और काम भी कर रहे हैं। लेकिन एक आपकी दृष्टि में ऐसा क्या है जो किया जाए जो हिंदी साहित्य को
को वैश्विक आयाम कैसे प्रदान किए जाएं, जिससे लिखने का परिणाम मानवता के और मनुष्यता के पक्ष में सिद्ध हो, और ताकि एक विश्व में जो हिंदी साहित्य, जो भारतीय संस्कृति की मूल्य धारा है जिसकी आप बात कर रही हैं, उसे कहीं ना कहीं वहां पर समाहित किया जाए, पहुंचाया जाए। जी पद्म जी, मैं समझ गई किस मुद्दे पर आप मुझसे सुनना चाहते हैं या सब लोग सुनना चाहते होंगे। साहित्य भारतवर्ष में बहुत लिखा जा रहा है और विदेशों में भी। जी। वेब कॉन्फ्रेंसेस जितनी अधिक हिंदी भाषा में विश्व में हो रही हैं, किसी और भाषा में नहीं हो रही। किसी और भाषा में न तो साहित्य पर इतनी बातचीत हो रही है और न भाषा पर इतनी बातचीत हो रही है जितनी भारतवर्ष की हिंदी भाषा और साहित्य पर। सवाल ये उठता है और हमेशा मुझे बेचैनी रही है कि इतना लिखे जाने के बावजूद, इतनी कविताएं लिखे जाने के बावजूद क्या कारण है कि हिंदी साहित्य वैश्विक नहीं हो पा रहा है। हिंदी साहित्य को वो वैश्विकता नहीं मिल पा रही है जो दूसरे छोटे छोटे देशों में जो साहित्य उनकी अपनी, जैसे नीदरलैंड की डच भाषा 23वें नंबर पर आती है, लेकिन उसके साहित्य का प्रचार प्रसार और दूसरी भाषाओं का में लिखे साहित्य का प्रचार प्रसार में एक अपनी तरह की वैश्विकता है जो वो मनुष्यता की बात करते हैं। हमारे यहाँ रामचरितमानस में उस मनुष्यता की बात है, लेकिन आज जो साहित्य लिखा जा रहा है देश की आजादी के बाद, अपने ये मैथिलीशरण गुप्त जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, यहां तक कि फणीश्वरनाथ रेणु जी तक, जिनके साहित्य को ग्रामीण कहा गया, उसके बाद साहित्य उस तरह से लिखा जाना चाहिए कि विश्व के दूसरे देश भी उस लिखे हुए के महत्व को समझें और विवश हों कि इसका इस भाषा में अनुवाद होना चाहिए। और हिंदी के इस लेखक की इस संवेदना को और हिंदी के इस लेखक की बौद्धिकता को हमें समझना चाहिए कि वो ऐसी बात या इस तरह का लेखन क्यों हो रहा है। मैं नाम बगैर लिए हुए जो बहुत से आंदोलन चले देश की आजादी के बाद, उसमें से आप सहमत होंगे, इतने वर्षों से हमारे सारे मित्र विदेश में रह रहे हैं, जिस तरह की स्थिति भारतवर्ष की सामाजिक व्यवस्था की है उस तरह की व्यवस्था हमारे विश्व में नहीं है, दूसरे देशों में नहीं है। तो अगर अपने देश की सामाजिक व्यवस्था के संत्रास, शोषण, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, उसी पर जितना तरह का मसाला लगाकर लिखा जाए, जिस तरह से कि बॉलीवुड की फिल्में बनाती हैं, तो क्या वो साहित्य उपयोगी है? मुझे वो कूड़े की तरह लगेगा। तो देखिए, क्योंकि हम शब्द का भी वहां दुरुपयोग कर रहे हैं। पुष्पिता जी, ये तो समय की बात है। एक समय था जब आजादी के पहले स्वतंत्रता की संग्राम की लड़ाई के लिए साहित्य रचा जाता था, उसके पास स्वतंत्रता पर साहित्य रचा गया। तो हर समय की अपनी एक डिमांड होती है, आवश्यकता होती है। जी, लेकिन अभी अभी जो साहित्य पिछले 40 वर्षों में जो लिखा गया है वो शोषण और भ्रष्टाचार पर केंद्रित करके, मुझे लगता है समाज में जो संघर्ष है शोषण और भ्रष्टाचार का, उसे लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, भोग रहे हैं और संत्रस्त हैं। लेकिन उसको अगर उसी को सिर्फ लिखा जाए और उसके साथ उस नवीनता के साथ इस तरह से ना लिखा जाए कि इससे मुक्ति के रास्ते क्या हो सकते हैं और इसे क्यों हमें इस तरह से लिखा जाना चाहिए कि विश्व भी इसे देखे, इसे जाने। साहित्य जो है वो बहुत ही, कहा जाए कि संस्कृति का जनक है। एक तरह से कहा जाए कि संस्कृति साहित्य का जनक है, लेकिन साहित्य संस्कृति का जनक है। उसमें किस तरह से परिवर्तन है, मुझे लगता है कि यही कारण है कि अब साहित्य पढ़ना आधुनिक नई पीढ़ी में कम से कम होता जा रहा है, क्योंकि जिस समाज को वो देख रहा है वही समाज साहित्य में लिखा हुआ है। तो उसको पढ़ने से बेहतर वो सोचता है कि हम कोई और काम करें या कोई और अध्ययन करें। मुझे लगता है साहित्य को एक वैज्ञानिक जिस तरह से काम करता है और वो कुछ नया देता है विश्व को, समाज को,
समाजशास्त्र भी अपने अध्ययन के दौरान समाज के लिए कुछ नए रास्ते, कुछ नई उपलब्धियां देता है। साहित्य को समाजशास्त्र और वैज्ञानिक दृष्टि के साथ मनुष्य के लिए, मानवता के लिए ऐसा उपयोगी लिखा जाना चाहिए कि तुलसीदास कहते थे स्वांतः सुखाय लिखा जाए, लेकिन वो स्वांतः सुखाय सिर्फ लेखक के लिए नहीं होना चाहिए, वो स्वांतः सुखाय पढ़ने वाले के लिए भी होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। हाँ, और ऐसा स्वांतः सुखाय होना चाहिए जो तनाव, जो क्लेश, जो कष्ट और जो हिम्मत हार रहा व्यक्ति है, वो अपने भीतर नवीनता का, अपनी शक्ति का अपने भीतर अनुभव करे। साहित्य देखिए व्यक्ति का लेखक का पर्याय, साहित्य साहित्यकार का पर्याय बन जाए, ऐसा साहित्य लिखा जाए। और ये सोचा जाए, मुझे लगता है कि मैं अपने लिखने के बारे में अब ये सोचती हूँ इतना लिखने के बाद, कि अगर हम नहीं रहेंगे तो इसमें से क्या पढ़ने योग्य बाद में बचेगा। और बोर्खेस ने ये बात कही भी कि आपके हजारों पृष्ठ लिखने के बाद भी अगर 10 पृष्ठ बचे रह जाएं तो समझ लीजिए कि आपने साहित्य और संस्कृति की साधना की है। तो वो 10 पृष्ठ, जब इनको आर्यन पामुक को नोबेल पुरस्कार मिला, तो टर्की के हैं, तो मेरी उनसे फिर मुलाकात भी हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं रोज 8 घंटे लिखता हूं, और दूसरे दिन मैं ये देखता हूं कि वो 8 घंटे में जो मैंने लिखा है उसमें से 2 पेज भी काम के बचे हैं क्या। ऐसा ही मैंने शिव प्रसाद जी को देखा। शिव प्रसाद जी ने बड़े प्रफुल्ल महाकाव्य लिखे, काशी के 3 खंड लिखे और बाकी उनके उपन्यास, तो वो 8-8 घंटे लिखते थे, उनकी उंगलियां सूज जाती थी, जैसे वो नमक, गर्म पानी में नमक डाल करके वो आराम देते थे। तो ये जो रचनाकार हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल रहा है या जो प्रतिष्ठित हो रहे हैं, जिनके साहित्य को पढ़ा जा रहा है, आर्यन पामुक ने जो साहित्य लिखा, वो जिस समाज का या जिस देश में संघर्ष है, वैचारिक संघर्ष है, उस संघर्ष की पीड़ा को लेकर लिखा, जो पूरे एक समुदाय और देश की प्रतिनिधि बनी। इसी तरह और भी, जब हम वॉलकट से मिले, जो ट्रिनिडाद के पास थे, और उन्होंने भी जो लिखा और उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला, और बहुत बूढ़े हो गए तो उन्होंने उस अपने पैसे से कुछ द्वीप कैरेबियन देशों में लिए, और वहां उन्होंने कलाकारों के लिए केंद्र बना दिया, जहां लोग जाकर के अपनी कला की, पेंटिंग का हो, चाहे वो कोई वाद्य यंत्र बजाता हो, लंबे समय से। जी पुष्पिता जी, देखिए पुरस्कारों की इच्छा तो सभी को होती है, और विश्व में जो हमारे समकालीन लेखक हैं या पहले के लेखक हैं या आने वाले लेखक, वे सभी व्यक्तिगत रूप से कुछ वैश्विक होना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, कुछ ऐसा देना चाहते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि किसी की इच्छा ऐसी नहीं है, लेकिन आप जिस प्रकार से आप जो विवरण दे रही हैं अपने विचारों का, कि किस प्रकार के विषय आने चाहिए फिर सामने आपकी दृष्टि में जो आज लिख रहे हैं, वैसे कौन से विषयों को प्राथमिकता दें जहां आपको लगता है कि हिंदी साहित्य या भारतीय साहित्य विश्व की विरासत बन सके। जी, सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, बाकी सारे विषयों में पढ़ने के लिए लोग विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं जी, लेकिन साहित्य की एक पाठशाला होती है, और उस पाठशाला में किसी भी रुचि और आदत का व्यक्ति किसी भी किताब को उठाता है, पढ़ने लगता है और वो उसमें शामिल हो जाता है। तो हमें इस विश्व, हर लिखने वाले लेखक का साहित्य एक विश्व की पाठशाला के उसके पाठकों के लिए है, और उस पाठशाला में हर नागरिक उस साहित्य को पढ़ना चाहता है। ऐसा साहित्य लिखा जाए, क्योंकि आज समय बहुत कीमती हो गया है, कीमत से भी ज्यादा कीमती आज समय हो गया है। और ऐसे समय में व्यक्ति जब साहित्य में अवदान दे और साहित्य को पढ़े, जो उसकी शक्ति बन सके, जो उसमें मनुष्यता के लिए अपना जीवन देने का, जिसके भीतर उत्साह पैदा हो सके, प्रकृति को बचाने के लिए। आज प्रकृति के सामने जो बहुत बड़ा संकट है,
वो प्रकृति का संरक्षक कैसे हो सकता है। हम पृथ्वी के को बचाने के लिए और जंगलों को, पानी को, इन सब के पास शब्द नहीं है, ये सब हम लोगों के लिए हैं। और यही इन सबों की सुरक्षा, इन सब के शब्द, इन सब की आवाज, इनकी सुरक्षा हम लोगों के द्वारा होनी है। लेकिन हम लोग जिस भौतिकता का सृजन किया है उसी भौतिकता को लिख रहे हैं और उसी भौतिकता के प्रति लोगों के भीतर आकर्षण पैदा कर रहे हैं। हिंदी में जो लिखा जा रहा है वो भारतवर्ष में किस तरह से, जिस तरह से विभाजन, अनेक तरह के विभाजन भारतवर्ष में हैं, वो विभाजन साहित्य लेखन में भी दिखाई देते हैं। भारतीयता को लेकर के विश्व के सामने लिखा जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति के महत्व को उजागर करने वाली भाषा के साथ संवेदना को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि आज संवेदना भी सबसे अधिक संकट में है। समय और संवेदना, किस तरह से व्यक्ति इस निराशा, हताशा और कहा जाए कि भौतिकवाद के आकर्षण में इस तरह से प्रवाह में वो बह रहा है, जिस तरह से तूफान में कोई बह जाता है, उसे कहीं ठहरने की जगह नहीं मिलती, वैसे ही भौतिकता के आकर्षण में व्यक्ति लिप्त है। वो उससे बचना चाहता है, लेकिन उसको बचने के रास्ते, और ये बचने का रास्ता मानस देता है, और इस मानस को औषधि साहित्य प्रदान करता है। एक समय था, देखिए, जब प्रेमचंद जी ने लिखा तो उन्होंने, उनके साहित्य को कहा गया आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। यथार्थ तो था, लेकिन उसमें आदर्श था, मनुष्यता को बचाए रखने का। गोदान में जिस तरह से गाय के लिए जीवन दिया जाता है, आज क्या वैसा कोई साहित्य, उस तरह का साहित्य जो व्यक्ति भौतिकता को छोड़ दे, प्रकृति, ऐसे बहुत से लोग हैं पृथ्वी में जो प्रकृति के संरक्षक हैं, पहरुए हैं और प्रकृति के लिए जी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो हिंदी भाषा में साहित्य लिखा जा रहा है, उसको लिखे जाने के लिए हमें वैश्विक मूल्यों और वैश्विक प्रतिमानों के साथ लिखा जाना चाहिए। और इसके लिए हम लोग को संवाद करने चाहिए कि हम कौन से और किस तरह के प्रतिमान, नामवर जी ने नई कविता के प्रतिमान लिखे, तो इसी तरह से अब वो उन सब किताबों की, उन सब विचारों की अपने समय में एक जरूरत थी, और उनके उन जरूरत के साथ उस साहित्य के जो विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को समसामयिक समय में कैसे हम प्रासंगिक करें कि वो विश्व के आकर्षण का केंद्र बने, विश्व के विकास की शक्ति बने। ये हम लोगों के लिए लिखने से ज्यादा मुझे लगता है पद्मेश जी कि इस पर विचार करने की जरूरत है। लिखने से पहले कि हम क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, और क्या यह लिखना जरूरी है, या ये लिखा जा रहा है इसलिए कि हमें पुरस्कार मिलना है, हमें सम्मान मिलना है, हमारी चर्चा हो कि हमने इतना लिख दिया। क्योंकि मैंने देखिए जितना लेखन कार्य किया है उसकी चर्चा बहुत कम हुई, क्योंकि हमने सभी नए विषयों पे लिखा है, जिन विषयों पर मुझे लगा कि नहीं हिंदी में लिखा गया है, हिंदी के लोगों को जानना चाहिए, लेकिन उस ओर ध्यान नहीं गया। इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि लोगों की अपनी रुचियां हैं, अपनी रुचियों के अनुसार लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और संगठन बन रहे हैं, विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन लिखने से पहले कुछ मौलिक सवाल विश्व की चिंताओं को लेकर के, क्योंकि हम भारत के नागरिक होने से पहले हम विश्व के नागरिक हैं, विश्व के नागरिक होने से पहले हम मनुष्यता के नागरिक हैं, और साहित्यकार मनुष्यता का वंशज होता है। बहुत ही गहरे अर्थों में पीछे जाके अगर हम देखें तो मनुष्यता को बचाए रखना और पृथ्वी को बचाए रखना, ये हम सब की पहली जिम्मेदारी है, जो वेदों के काल में भी थी। उस समय भी जो ऋचाएं लिखी गई वो पृथ्वी को बचाने के लिए लिखी गई। तो आज आधुनिक संदर्भों में वैश्विकता के संरक्षण के लिए मनुष्यता को एक पूरे सुंदरतम स्वरूप में
कैसे प्रस्तुत किया जाए, इस पर गंभीरता से विचार करते हुए प्रतिमान बनाने चाहिए, निकष बनाने चाहिए। और वो मुझे लगता है कि हर संवेदनशील रचनाकार अपने आप खुद बनाएगा, खुद रचेगा। अब जैसे देखिए, कविताएं, कवि गोष्ठियां होती हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, उसमें जो पंक्तियां होती हैं, जो संवेदना होती है, वो करीब पिछले 50 सालों से, माने उन्हीं पंक्तियों पर रुक के लोग वाह कहेंगे और आनंदित होंगे। उससे आगे कविता एक ऐसा आधार है जहां कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में व्यक्ति की संवेदना को इतना संवेदनशील बारीकी के साथ उसे किया जाए, या श्रोता उसे सुने, कि वो अपने भीतर संवेदना की शक्ति अनुभव करे। ये कविता ताली बजाने के लिए नहीं है, वाह कहने के लिए भी नहीं है। कविता हमें किस तरह से अंतर्मुखी बनाती है, हमारी अंतर शक्तियों को हमारे भीतर संगठित करने में वो कितनी तत्पर है। क्योंकि आज अंतर शक्तियां जो हमारी हैं, जो ईश्वर ने या विधाता ने या नियति ने हम सबको दी है, उन क्षमताओं का रचनात्मक उपयोग हम अपने लिए भी कैसे करें और अपने समाज के लिए भी कैसे करें। तो पुष्पिता जी, इससे पहले कि मैं आपकी कविताओं पर आऊं, एक मैं अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा आज के संदर्भ में, कि जो आपकी बातचीत से मैं ग्रहण कर रहा हूं वो यही है कि भारतीयता की विरासत को जैसे विश्व के प्रासंगिक संदर्भों में कैसे प्रवेश दिलाएं, यह आपकी एक चिंता है, आपका दृष्टिकोण है, आपकी विचार है। तो अब आप ही थोड़ा यहाँ पर अगर मार्गदर्शन करें कि आपके क्या विचार हैं कि हिंदी भाषा और साहित्य को विश्व में किस प्रकार से हम आगे ले जा सकते हैं, या नए लेखकों के अंदर वह विचार को डाला जा सकता है जो आपको लगता है कि हिंदी साहित्य और भारतीय साहित्य को के वैश्वीकरण में योगदान देगा। एक तो देखिए, हर रचनाकार को, जैसा मैंने पहले कहा, कि अपने स्तर पर अपनी क्षमता और अपनी संवेदनशीलता के आधार पर सोचना होगा। जैसा कि कृष्णमूर्ति जी कहते थे कि सत्य का रास्ता जो है पथविहीन है। हर व्यक्ति को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। हम लोग को अपने जीवन का रास्ता भी खुद बनाना पड़ता है, और खुशियों का भी। लेकिन इसमें जो थोड़ा सा दिशा निर्देश कहा जाए, कि मैं जो अपने लिए सोचती हूं कि हमें जो विश्व के महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं, उन चिंतक विचारकों में जिनके विचार हमें अपनी संवेदना और वैचारिक क्षमता और कार्य क्षमता के अनुसार अनुभव होते हैं, जिनका कि कहा जाए उन विचारों के साथ हमारी संवेदनशीलता एक अच्छा क्रिएटिव ट्रीटमेंट कर सकती है। विश्व के वैचारिक विद्वान जिनका की बड़ा योगदान रहा विश्व को बचाने में, विश्व की सुरक्षा में, देशों की सुरक्षा में, अपने देशों की पहचान में, जिन लोगों के मैंने नाम लिए वो इसलिए लिए कि उन लोगों ने अपने लेखन से ही अपनी पहचान बनाई, नहीं तो इन लोगों को लोग नहीं जानते थे। आज भी देखिए, नीदरलैंड में 2 लोगों को सभी लोग जानते हैं, एक गांधी जी और दूसरे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन लोगों ने भारतीयता के साथ साथ विश्व की बात की, दर्शन के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर, कर्मठता के स्तर पर और फ्रीडम के स्तर पर। गांधी जी स्वतंत्रता के, स्वाधीनता के पर्याय बने। वो इसीलिए बन सके क्योंकि उन्होंने उसके लिए संघर्ष किया। हम लोग अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, और हम मन और मानस के साथ साथ जो हमारी चेतना अब बन चुकी है, वो उस कॉन्शियसनेस को हम किस तरह से संवेदना के धरातल पर उन विचारों को, क्योंकि विचार और संवेदना के बिना जो साहित्य लिखा जाएगा वो लेखक के लिए तो स्वांतः सुखाय हो सकता है, लेकिन समाज के लिए वो स्वांतः सुखाय नहीं होगा।
समाज के लिए स्वांतः सुखाय लिखने के लिए और समाज के लिए ही स्वांतः सुखाय लिखा जाना चाहिए, जिसके लिए विचार और संवेदना का संगुफन अपनी उस कॉन्शियसनेस के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग अपने शरीर की रक्षा के लिए, देह की रक्षा के लिए योगासन, मेडिटेशन और आयुर्वेदिक औषधियां न जाने क्या क्या उपाय करते हैं। क्या अपनी चेतना को विकसित करने के लिए, चेतना को वैश्विक बनाने के लिए जो साहित्य हम लिख रहे हैं, उस साहित्य को लिखने के लिए जिस चेतना की जरूरत है, क्या उसके लिए हम कोई उपाय करते हैं? कितने घंटे क्या हम पढ़ते हैं? क्या हमें पता है कि पूरे विश्व में कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे विश्व की चिंता की? ऐसे लोगों के हम नाम बता सकते हैं? और फिर इनके नाम जब बताए जाएं तो सिर्फ विदेशी नाम ही न लिए जाएं। हमारे भारतवर्ष में संतों की एक महान परंपरा है जो 300 साल के भीतर के लोगों के नाम मैं गिना सकती हूँ। और अगर हम भारतीय भक्ति काल ले लें तो भक्ति काल से लेकर के अभी जो संतों की परंपरा रही, उसमें एक दो नहीं, हर स्टेट में, हर प्रदेश में वो विचारक भी है, चिंतक भी है, साधक भी है और कवि भी है और गीत भी लिखते हैं। कबीरदास पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन उन्होंने काशी में रह करके जो रचनाएं लिखी वो काशी के संस्कृत के पांडित्य परंपरा से बहुत आगे हैं और वो वैश्विक रचनाएं। इसी तक क्योंकि उन्होंने जिस समाज में संघर्ष किया, उस समाज में संघर्ष करते हुए विश्व मानवता के लिए कि सभी मनुष्य समान है और सबको समान अधिकार है। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को लेखन करने वाली और कविता लिखने वाली जो हमारी चेतना है, उसका प्रशिक्षण हमें स्वयं देना चाहिए पढ़ करके। और इसके अलावा पद्मेश जी, अगर लगे तो हम लोगों को आपस में मित्रों को वेब कॉन्फ्रेंसेस में बात भी करनी चाहिए, स्वतंत्र होकर के, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी उसके जिसे कहा जाए, क्योंकि कभी कभी जिस तरह से कि प्यास तो बहुत लगी है, लेकिन वो प्यास किससे बुझेगी ये पता नहीं होता है। ये बातचीत से, तो जो वैचारिक प्यास है, जो संवेदना की है, उस दिशा में हम लोग सोच सकते हैं। और हमें लगता है कि यही एक तरीका है, हम अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को संचेतन करें विश्व साहित्य के, विश्व कल्याण, विश्व मंगल के लिए। और एक बहुत अच्छी बात है, हमेशा चर्चा होती है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु था। भारत विश्व गुरु है, लेकिन वो उन गुरुओं के द्वारा जो विश्व के बारे में सोचते हैं, जो विश्व की मनुष्यता की, मानवता की चिंता करते हैं। और फिर भारत विश्व गुरु, भारतीय कहे कि हम विश्व गुरु हैं, से भारत विश्व गुरु नहीं होगा। जब विश्व उन्हें कहे कि भारत विश्व गुरु है, विश्व से ये आवाज उठनी चाहिए कि भारत विश्व गुरु है, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। और इसमें हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, और सिर्फ हिंदी साहित्य की ही हो सकती है। मैं जोर दे के ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि संस्कृत उस तरह से प्रचलित, चर्चित, और अगर जो संस्कृत समझते भी हैं वो उतनी संवेदना के साथ, तरलता के साथ संस्कृत नहीं अनुभव कर पाएंगे जितनी हिंदी अनुभव करते हैं। तो हिंदी के सामने, हिंदी के लेखकों के सामने, हम सब के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम किस तरह का लेखन करें, कैसे करें, और अपने साहित्यिक मित्रों के साथ, क्योंकि जो अभी हम साहित्य लिख रहे हैं वो व्याधि का साहित्य है। हम मानसिक रोग का साहित्य नहीं कहें, लेकिन वो व्याधियों का साहित्य है। हमारे कष्टों, संघर्षों, सिर्फ उसी की अभिव्यक्ति का है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इन व्याधियों से मुक्त होकर विश्व के कल्याण के पक्ष में, जिस तरह से किसान अपने खेत में वो तय करता है कि उसे क्या बोना है, कैसे बीज लगाने हैं, खेती कैसे करनी है, खाद कौन सी डालनी है, वैसे ही हमें अपने साहित्य के बारे में और लेखन के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि माँ अपने छोटे बच्चे को क्या खिलाए पिलाए तो स्वस्थ हो, उसी तरह से साहित्य। जी, इसी बात को लेकर थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाऊंगा कि जैसे भी चैट बॉक्स में भी ऐसे ही कुछ बातें आ रही हैं कि पुस्तकें बिकती नहीं हैं और या आजकल लोग खरीदते नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो आपने कुछ निराशाजनक बात कही है आज के साहित्य के विषय में, तो क्या आपको लगता है कि आज का साहित्य पठनीय नहीं है, इस वजह से पुस्तकें नहीं
बिक रही हैं? देखिए, पुस्तकें नहीं बिकती हैं, इसमें आंशिक रूप से तो हम कह सकते हैं कि साहित्य पठनीय नहीं, क्योंकि अगर वो कविता संग्रह है तो वैसी कविताएं वो कहीं भी नेट में खोज के पढ़ लेंगे। अगर कहानियां हैं तो वो देख लेंगे, उससे अच्छी उनको बॉलीवुड की या हॉलीवुड की फिल्में देख लेंगे, तो वो उपन्यास क्यों खरीदें, कहानी संग्रह क्यों खरीदें। तो ये बात तो एकदम सही है कि किताबें नहीं बिक रही हैं। दूसरी बात ये भी सही है कि ऐसा नहीं लिखा जा रहा है कि किताब खरीदी जाए। मैं बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न कर रही हूं कि हम में से कितने लोग हैं जो किताबें खरीद के पढ़ते हैं। लेखक भी यही चाहता है, प्रकाशक के यहाँ जब लेखक जाता है तो कहता है भाई तुम्हारे यहाँ नया क्या छपा है, और वो चाहता है कि प्रकाशक जो मुफ्त में बिना पैसे लिए हुए किताब। जब लेखक ही नहीं किताब खरीद रहा है, और मैं इससे एक कदम और आगे बढ़ के बात कहूं कि लेखक भी लेखक की किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी पाठकों को तो आप छोड़ दीजिए। हमने इतनी किताबें लिखी, हमें मेरी क्या कोई किताब किसी ने पढ़ी है? या हमारे जितने यहाँ लेखक मित्र हैं उनमें से किसी में से हम लोगों ने किसी की कितनी किताबें पढ़ी? तो ये जो व्यक्तिगत कुछ सवाल है, आत्म साक्षात्कार जो है, हम लोग दूसरों का साक्षात्कार लेते हैं, बहुत ही निर्मम होकर के हम लोग अपने से सवाल करें कि हम कितना। और अब तीसरा सवाल ये आता है कि क्या हम पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितनी देर पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, उस पढ़ाई का क्या उपयोग करते हैं, उसका क्या परिणाम है, और जो लिख रहे हैं वो क्या हम नया लिख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो दूसरे लिख रहे हैं उसके जवाब में हम लिख रहे हैं? जिस तरह से ईश्वर की बनाया हुआ हर मनुष्य एक अलग तरह की रचना है, 5 संतानें माँ बाप की हैं तो 5 तरह की हैं, उनमें 5 तरह की योग्यताएं हैं। वो चाहते हैं माँ बाप और समाज उसे ढालना, और इसी तोड़ मरोड़ में व्यक्तित्व नहीं बन पाते। महादेवी वर्मा जी कहती थी कि ईश्वर इतने मनुष्य जो पैदा हो रहे हैं वो इसलिए कि ईश्वर हर व्यक्ति से विशेष काम करवाना चाहता है, लेकिन हमारा समाज अपने सांचे से उससे अपने अनुसार काम करवाना चाहता है। इसीलिए विविधता के साथ जो विश्व की सुंदरतम संरचना होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, क्योंकि परिवार का दबाव और समाज का दबाव उसे कुछ दूसरे रूप में विकसित करता है और बनाता है। दूसरे ये कि भाषा के संस्कार, आज जैसे पढ़ने की बात है पद्मेश जी, कितने लोग हैं जो शुद्ध भाषा लिख पाते हैं? अभी पिछले दिनों ये हिंदी भाषा पर साहित्य पर बात हुई। पिछले साल मैंने इसी साल के फरवरी, पिछले साल के एग्जाम, उत्तर प्रदेश में के इम्तिहान में 8 लाख हिंदी भाषा में विद्यार्थी फेल थे, 8 लाख, और 6 लाख अंग्रेजी में। तो जब भाषा ही लिखना लोगों को नहीं आएगी तो वो साहित्य क्या पढ़ेंगे? पुष्पिता जी, आपके लिए कुछ और लोगों से भी प्रश्न है, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि कम से कम आपकी 2-3 कविताएं यहाँ पर हो जाएं। आपने जी हाँ, ये पुष्पिता जी ने आज इतनी गंभीर बातें की हैं और इस प्रकार से हम लोगों को मजबूर किया है कि हम कुछ आत्मचिंतन करें, विशेष रूप से साहित्य के को लेकर, लेखन को लेकर और पठन को लेकर। तो उसके ऊपर कुछ सवाल हैं, वो भी हम लेंगे। आइए पुष्पिता जी, कम से कम आपकी 2-3 कविताएं हो जाएं तो हम लोग का मन थोड़ा हल्का हो जाए, आपने भारी कर दिया। तो एक तो कविता जो कि अक्सर आसान सी, मैं जानती हूं तुम्हें, इस कविता का कई भाषा में अनुवाद हुआ। मैं जानती हूं तुम्हें जैसे फूल जानता है अपनी गंध, मैं जानती हूं तुम्हें जैसे पानी जानता है अपना स्वाद, मैं जानती हूं तुम्हें जैसे धरती जानती है जल पीना, मैं जानती हूं तुम्हें जैसे फूल जानता है अपना फल, अपना बीज, मैं जानती हूं तुम्हें जैसे हवाएं पहचानती हैं मानसूनी बादल, बादल जानते हैं धरती की प्यास,
मैं जानती हूं तुम्हें जैसे शब्द जानते हैं अपने अर्थ। मैं जानती हूं तुम्हें जैसे पृथ्वी जानती है सृष्टि का ऋतुचक्र। मैं जानती हूं तुम्हें जैसे वर्षा पहचानती है कीट पतंग। मैं जानती हूं तुम्हें, मैं जानती हूं तुम्हें जैसे फुनगी जानती है जड़ों की जरूरत और जड़ें पहचानती है फुनगी की खुराक। तो दोनों तभी नहीं मिलती। मैं जानती हूं तुम्हें जैसे फुनगी जानती है जड़ों की जरूरत और जड़ें पहचानती है फुनगी की खुराक। मैं जानती हूं तुम्हें जैसे बीज सूंघते हैं ऋतुओं की गंध, जैसे बीज सूंघते हैं ऋतुओं की गंध और पृथ्वी जानती है बीज की अकुलाहट। और पृथ्वी जानती है बीज की अकुलाहट। मैं जानती हूं तुम्हें, मैं जानती हूं तुम्हें जैसे स्त्री अनुभव करती है भ्रूण के शिशु होने का स्पंदन। मैं जानती हूं तुम्हें जैसे स्त्री अनुभव करती है भ्रूण के शिशु होने का स्पंदन, जैसे आत्मा जानती है देह की जरूरत और देह जानती है आत्मा का सुख, वैसे ही मैं जानती हूं तुम्हें, वैसे ही मैं जानती हूं तुम्हें। बहुत सुंदर, वाह वाह कृष्णा जी, बहुत बहुत सुंदर, वाह, अद्भुत। दूसरी कविता है और इस पर यहाँ डच टेलीविजन वालों ने फिल्म बनाई। इस एक कविता पर 1 घंटे की फिल्म बनाई। कभी उसको आप अगर ढूंढेंगे नेट में तो मिल भी जाएगी। पृथ्वी, पृथ्वी अकेली औरत की तरह सह रही है जीने का दुख। पृथ्वी अकेली औरत की तरह सह रही है जीने का दुख। भीतर से खखोर रहे हैं लोग, ऊपर से रौंद रहे हैं लोग। कुछ लोग अपने उन्मादक आनंद के लिए सजा और संजो रहे हैं पृथ्वी, जैसा अकेली स्त्री के साथ करते हैं सलूक। भीतर से खखोर रहे हैं लोग, ऊपर से रौंद रहे हैं लोग। कुछ लोग अपने उन्मादक आनंद के लिए सजा और संजो रहे हैं पृथ्वी, जैसा अकेली स्त्री के साथ करते हैं सलूक। सब देख रहे हैं तहस नहस, सब देख रहे हैं तहस नहस। पृथ्वी भी देख रही है, पृथ्वी भी देख रही है। क्रमशः अपना विध्वंस, फिर भी अनवरत, फिर भी अनवरत अपनी ही शक्ति से। कभी अग्नि, कभी वर्षा, कभी तूफान, कभी बाढ़, कभी अकाल से रचाती रहती है संतुलन विध्वंसकारी शक्तियों के विरुद्ध। फिर भी अनवरत अपनी ही शक्ति से, कभी अग्नि, कभी वर्षा, कभी तूफान, कभी बाढ़, कभी अकाल से रचाती रहती है संतुलन विध्वंसकारी शक्तियों के विरुद्ध। बचाए रखती है अपनी हरियाली, अपनी वर्षा, अपनी शीतलता, अपनी उर्वरता, अपनी पवित्रता, अपनी अस्मिता, एक अकेली पृथ्वी, एक अकेली स्त्री की तरह। फिर भी बचाए रखती है अपनी हरियाली, अपनी वर्षा, अपनी शीतलता, अपनी उर्वरता, अपनी पवित्रता, अपनी अस्मिता, एक अकेली पृथ्वी, एक अकेली स्त्री की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पिता जी। अब हम थोड़ा सा समापन की ओर ले चलते हैं। कुछ लोग प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। ललित मोहन जोशी जी यहाँ पर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं इंग्लैंड में, उनके पास एक प्रश्न है। मैं ललित जी आपको निमंत्रित करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है पद्मेश जी? जी आ रही है, आवाज आ रही है। और मेरा नमस्कार स्वीकार करें ललित जी। पुष्पिता जी, आपको प्रणाम। आपको सुनना है, बहुत ही सुंदर अनुभव था, खासतौर से आपकी कविताएं और आपका कथ्य मुझे बहुत अच्छा लगा। और पद्मेश जी ने बहुत अच्छी वार्ता की। मेरा एक सवाल जो आपने अंशतः उसका उत्तर दे दिया है, पर मैं उसके गहरे जाकर आपसे ये जानना चाहता हूँ। ये मुझे हमेशा ये चीज बहुत द्वंद्व में डालती है कि ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग न किताबें खरीदते हैं, न किताबें पढ़ते हैं, और हम लोग लिखते हैं तो हम लोग को पैसा देना पड़ता है किताब छपवाने के लिए। और मैं बहुत सारे साहित्यकारों के समीप रहा हूँ, किसी का नाम लेना उचित नहीं है, कैसे लोग अपनी किताबें छपवाते हैं मुझे मालूम है।
ये जो संस्कार है ये हमारे हिंदी में कैसे आ गया है? ये कुसंस्कार की हम लोग इस तरह की बैठकें करते हैं, पर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। हमारी जो सेकंड जनरेशन है वो हमारे इस तरह के महोत्सव में आती नहीं है। अगर आप देखें, मैं कलकत्ता में था, तो महाश्वेता देवी की मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता था। मैं जब किसी बुक स्टॉल में गया, वहाँ इतनी भीड़ थी जितनी रेस्टोरेंट में भीड़ नहीं थी। और महाश्वेता जी की मुझे किताब नहीं मिली, उनके पास जाकर के मैंने वो किताबें, उन्होंने मुझे गिफ्ट की। विष्णु सखाराम खांडेकर की किताब महाराष्ट्र में बिकती है। हमारे हिंदी बेल्ट में ऐसा क्यों है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मुझको ऐसा लगता है ललित जी की हमारे हिंदी भाषा के जो विश्वविद्यालयों में जो हिंदी भाषा विभाग हैं, उनमें जो प्रमोशन का तौर तरीका किताबें बना दी गई हैं कि इतनी किताबें लिखी होनी चाहिए, इसके आधार पर उनको प्रमोशन होगा। तो इस वजह से वो किताबें किसी भी तरह से, कहीं से किसी किताब से कुछ उतार के, किसी किताब से कुछ लेकर के वो पैसे देके किताब छपवाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि पुरस्कारों की भी लोगों को आदत हो गई है, तो ये सोचते हैं कि किताब अगर हम छपती रहेगी, चाहे पैसा देकर के ही किताब छपवाएं, लेकिन समारोहों में और सम्मान में हमारी किताबें आती रहें। तो ये जो एक कहा जाए कि मन के भीतर जो एक लोभ पैदा हो गया है सम्मान पाने का, उस सम्मान पाने का बहुत आसान तरीका हिंदी भाषा और साहित्य में पुस्तकें छपवा लेना। और उन पुस्तकों की, अब तो देखिए क्या है, मुझे ये भी आपने संकोच में नहीं कहा होगा, मैं कह रही हूँ कि लोग पुस्तकें पैसे देके छपवा भी लेते हैं और उनकी जो उनकी समीक्षा भी वो खुद ही करके पत्रिकाओं में दे देते हैं, और पत्रिका वाले को भी जिस तरह की संपादक को जरूरत होती है उसकी वो जरूरत भी पूरी कर देते हैं। तो इससे आप देखिए कि जितनी बातें आपने कही, और जो मुझे लगता है कि हिंदी के लेखक का चारित्रिक पतन है, इसलिए वो आदर्श के बारे में न तो सोच सकता है, और जब सोच नहीं सकता तो वो लिख भी नहीं सकता है, क्योंकि लेखन सोच से पैदा होता है। और इसी आप देखिए अज्ञे जैसे लोगों ने कितनी साधना की, वो सबसे आधुनिकतम व्यक्ति हैं और इतने विद्वान थे। तो मुझको ये लगता है कि हम लोगों में हिंदी साहित्य के और हिंदी भाषा के बहुत से लोग, तो उनकी भाषा की भूलें भी आप देखेंगे जो लेखक हैं, और जब वो बातचीत करते हैं उसमें भी आप भाषा की भूलें देखेंगे। लेकिन मूल रूप से मुझे लगता है कि जो आपने सवाल उठाया, जब तक हमारी चेतना, हमारा मन मानस संस्कारित नहीं होगा, उन आदर्शों से युक्त नहीं होगा जिन आदर्शों की जरूरत साहित्य लिखने के लिए चाहिए। साहित्य एक बहुत साहित्य लेखन एक बहुत बड़ा दायित्व। आप मुक्तिबोध को आप देखिए, मुक्तिबोध जी जो लिखा और जो संघर्ष किया, निराला को देखिए, महादेवी वर्मा जी को देखिए। महादेवी वर्मा जी के जो प्रेम गीतों में जो तरलता है, आर्द्रता है प्रेम की, वो दूसरे रचनाकारों में क्यों नहीं? निराला की कविता में जब वो कुकुरमुत्ता लिखते हैं तो वो ठेठपन हम लोग की कविताओं में क्यों नहीं आ पाता है? मुझको लगता है कि हम लेखकों का, जिस तरह से एक धनी व्यक्ति भोगवाद के सारे सुख उठा लेना चाहता है, उसी तरह से एक साहित्यकार जब भाषा में पारंगत हो जाता है, वो भाषा अर्जित कर लेता है, हिंदी में लिखने की कला सीख जाता है, तो वो सोचता है हम कुछ भी लिख लें और सब कुछ हम पाते रहें, सम्मान भी पाते रहें, पुरस्कार भी पाते रहें, सरकारी गलियारों में भी घूमने का मौका मिलता रहे, मंत्री भी हमें महत्व देते रहें। इन सबसे निकलना होगा। जी पुष्पिता जी, अब हम थोड़ा समापन की ओर ले चल रहे हैं जी कार्यक्रम को। और आपके तो या साहित्य हो या कविता हो या सिर्फ संवाद में ही कितना दर्शन होता है, ये आज सबको एक बार फिर
सबको यहाँ पर दर्शित हुआ है, दिखा है। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय मूल के सांसद श्री वीरेंद्र शर्मा जी उपस्थित हैं। हम हर कार्यक्रम में उनका अंत में आशीर्वाद अवश्य लेते हैं। तो मैं वीरेंद्र शर्मा जी को निमंत्रित करता हूँ। आइए वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार, नमन। कैसे हैं? बस आशीर्वाद है आपका और सबका। आज जैसे कहते हैं ना कि आप मुग्ध हो जाते हैं, ऐसे आपकी के वार्तालाप को सुनकर और सुनने को दिल चाहता था। जिस स्पष्ट भाषा में आपने आज के हालात पे जो आपका साहित्य लिखा है, गीत लिखे हैं, मैं उस साइट पे नहीं जा रहा। जो आपने आज हमारे सब जो सुनने वाले हैं उनमें एक जो क्वेश्चन पैदा किया है, चैलेंज किया है सोसाइटी के लिए, हमारे सब लोगों के आगे एक चैलेंज है कि हम अपने साहित्य को आगे कैसे लेकर जाएं। मैं महसूस करता हूं कि अभी बहुत ही काम करने की जरूरत है। सूरीनाम, डच, हॉलैंड में मुझे बहुत बार जाने का मौका मिला है। मैं वहाँ के स्पेशली पॉलिटिकल सर्कल्स में मिलता रहता हूँ उनको। एक बात, वो वहाँ पर भारत के साथ भी उनका प्यार है, अभी भी लैंग्वेज के साथ भी, हिंदी या अपनी अपनी भाषा के साथ में डच भाषा को भी उन्होंने अपना लिया है और देश को भी अपना लिया है। अब वहाँ की संस्कृति को भी अपनी संस्कृति के साथ ज्वाइन कर लिया है। तो मैं महसूस करता हूँ कि आपकी जो आज की वार्तालाप थी उसमें आपने बहुत अच्छे स्पष्ट शब्दों में हमें एक जो ज्ञान दिया है, जो डायरेक्शन भी दी है कि आगे के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे लोगों में साहित्य को पढ़ने की ख्वाहिश पैदा करनी चाहिए। जैसे इनडायरेक्टली जोशी साहब ने भी, आपने भी बोला कि लोग किताबें खरीदते कम है, जब खरीदते नहीं है तो पढ़ते भी नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि जब खरीदते हैं तो पढ़ते हैं, जब फ्री मिलती है तो पढ़ने की लालसा नहीं रहती। कि आपको फ्री मिल गई है तो आप कहते हैं कि इसमें पढ़ने की कोई जरूरत है, लेकिन जब आपने खर्च किया हो, आपने पैसा दिया हो, तो आपके दिल में आता है। तो इसलिए मैं आपके जो आज का वार्तालाप था उसके लिए उससे बहुत प्रभावित हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपके सोच के लिए, आपके विचारों के लिए, आपके साहित्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र शर्मा जी। अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं इस सूचना के साथ कि अगले सप्ताह शनिवार को हम भारत के लत प्रतिष्ठित लेखक डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी जी को याद करेंगे, जो बहुत बड़े कवि थे, कहानीकार थे। उनकी पुत्री अनुभूति चतुर्वेदी और एक वक्ता, दूसरे वक्ता होंगे डॉक्टर मुकेश मिश्र जी। इन शब्दों के साथ मैं निमंत्रित करता हूँ, इस सूचना के साथ मैं निमंत्रित करता हूँ मीरा कौशिक जी को वातायन की अध्यक्षता की औपचारिक धन्यवाद प्रस्तुत करें। मीरा जी, आपका स्वागत है। आदरणीय पुष्पिता अवस्थी जी, पद्मेश जी, वीरेंद्र शर्मा जी, अनूप भार्गव जी, के जी, ललित जी और देश विदेश से पधारे विद्वान सुधीजन, आज का सत्र सच में कठिन था। माननीय आचार्य, असंख्य पुरस्कारों से सम्मानित विदुषी और असंख्य विधाओं की लेखिका, यायावर, संपादिका, अनुवादक और भारत की सांस्कृतिक वैश्विक दूत पुष्पिता जी, आपका हिंदी साहित्य के वैश्वीकरण के लिए किया प्रयास अथक है। आज के सत्र में जय कृष्णमूर्ति, सर्वोदय परिवार, जयप्रकाश जी, प्रभा जी, अमृत राय जी, श्रीलाल शुक्ल जी, विद्यानिवास जी और आपके वैचारिक संस्कारों पर उनके प्रभाव को देख करके भारतीयता के डीएनए पर सच में हम सोचने के लिए आज बाध्य हो गए। आपका गहन चिंतन,
और अध्ययन आज हमारे हृदय और मन को आह्लादित कर गया। आपकी अंतर्शक्तियों और संवेदनाओं को लेकर के आपने अपनी संवेदनाओं को लेकर हमें खंगाल दिया आज पूरी तरह से। मैं सुनती रही, हतप्रभ। वीरेन जी उनके शब्दों में विमुग्ध थे और आज का संवाद दिव्या जी के शब्दों में सुनने, गुनने और मनने योग्य था। आपके विचार साहित्यिक ही नहीं, हर एक कलात्मक विधा के लिए सार्थक हैं। आपके उठाए प्रश्न आधुनिक मनुष्यता और इस पृथ्वी को बचाने के लिए अति महत्वपूर्ण और रेलेवेंट, समसामयिक हैं। आपका विचार, आपकी संवेदना और वैश्विक चेतना को लेखन से जगाने की प्रेरणा भी अद्भुत है। आपका चेतना को संचेतन करने का, साहित्यिक चरित्र गढ़ने का, आत्म साक्षात्कार का आह्वान हमें गंभीर और उद्वेलित कर गया। मैं लंबे समय तक इस सत्र को दोबारा तिबारा सुनकर अपने को मथूंगी। आपकी कविताएं भी मेरी जड़ों की जरूरतों को पूरी कर गई। तो पुष्पिता जी, अंत में मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मैं आपकी सोच के युग में बड़ी हो रही हूं और उसके लिए बहुत धन्यवाद। वातायन के परिवार की ओर से मेरी और दिव्या जी और हमारी पूरी मंडली की तरफ से आज के सत्र के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और पद्मेश जी, आप काफी लंबे समय बाद आपने ये काम अपने कंधों पर लिया कि आप एक इंटरव्यू लें, और आपको कुछ ज्यादा सुन के और ज्यादा प्रसन्नता हुई। तो आपका प्रताप इसी तरह से बना रहे और आप लोग अगले सत्र में सब हमारे साथ शामिल हों, उसके लिए और आने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी की बहुत आभारी हूँ, वातायन की, अपनी दिव्या जी की, मीरा जी